फ्रॉम मर्द को दर्द नहीं होता टू सेइंग जहाँ मर्द है वहाँ दर्द। इंडियन सिनेमा मैच्योर। यार मुझे बहुत एफर्ट्स लगाने पड़े हैं अमिताभ बच्चन जी को कन्विंस करने के लिए कि वो फ़ोन पर आए और इस फिल्म के बारे में बात कर लें। अभी लगा रहा हूँ फ़ोन में। जी नमस्कार अमित जी। तो बताइए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे क्या कर रही है? सुना ना आपने? थ्री इडियट्स, बाहुबली और आरआरआर ये सारी वो फिल्में हैं जो अपने अपने दशक की यानी अपने अपने डेकेड्स की सबसे शानदार फिल्में रह चुकी हैं। और अगर हम लोग बात करें धुरंधर द रिवेंज के बारे में तो ये फिल्म ना सिर्फ इस डेकेड की बल्कि इस पूरे सेंचुरी की सबसे महान फिल्म बनकर उभर रही है। नमस्कारा हैगिदरा कशे हाथ कैसे हो केम छो नजर और सब्र बनाकर रखिए क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे जब डायरेक्टर का हौसला और एक्टर्स का ईंधन जब मिलते हैं तो कैसे इंडस्ट्री के साथ एक बहुत बड़ा बदला लिया जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन को इस सदी का महानायक बुलाते हैं वैसे ही ये फिल्म धुरंधर द रिवेंज इस सदी की सबसे महान फिल्म है। और इस बात को मैंने डे 0 यानी प्रीमियर के दिन ही जब मैं इस फिल्म को देखकर निकला था तभी मैंने इस बात को कह दिया था अपने इंस्टाग्राम पर। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि क्या धुरंधर द रिवेंज ये आदित्य धर की करियर की सबसे बेस्ट फिल्म है या फिर रणवीर सिंह के करियर की सबसे बेस्ट फिल्म है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप उस कुएं से बाहर निकल जाइए क्योंकि ये फिल्म जो है ये पूरे इंडिया की सबसे बेस्ट फिल्म है। आज तक के 113 साल के इंडियन सिनेमा के इतिहास में ये सबसे शानदार फिल्म है। एज ऑफ नाउ आदित्य धर इज द फेस ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग, धुरंधर इज द फेस ऑफ इंडियन सिनेमा एंड रणवीर सिंह इज द एम्बेसडर ऑफ एक्सीलेंस। यार इस आदित्य से लेके इस आदित्य तक क्या करियर रह चुका है बंदे का। हैट्स ऑफ भाई क्या जस्टिस किया है यार उन्होंने अपने नाम के साथ। रणवीर सिंह आप एक्टिंग का जो रण है वहाँ के वीर निकल कर उभरे हैं इस फिल्म के साथ। जिस तरह से रणवीर सिंह ने हमजा अली मज़ारी के कैरेक्टर को या फिर जसकीरत सिंह के कैरेक्टर को एम्बॉडी किया है भाई घोल के पी गया है बंदा इस कैरेक्टर को। रणवीर सिंह जो है अपने परफॉर्मेंस के जरिए अटेंशन को डिमांड नहीं करते हैं बल्कि कमांड करते हैं। यही वो फैक्टर होता है जहाँ पे एक एक्सीलेंट एक्टर अपने आप को डिफ करता है एवरेज एक्टर से। कमाल है भाई। तो चलो यार उसी के बारे में बात करते हैं। यार क्या फिल्म है। अगर आप इंडिया में फिल्मों की सीक्वल्स को लेके उनकी सक्सेस रेट्स पर बात करेंगे तो भाई बहुत ही बेकार सा हिसाब मिलता है आपको क्योंकि बहुत सारी जो फिल्में हैं बहुत सारी उनकी जो सीक्वल्स हैं वो सिर्फ एक लेवरेज लेने का अटेम्प्ट होती है ताकि मनी ग्रैब कर सकें। बहुत कम ऐसी इंडियन फिल्म्स हैं, ऐसी फ्रेंचाइजी हैं जिन्होंने अच्छे से सीक्वल्स को डिलीवर किया हुआ है और धुरंधर जो है वो उनमें से सबसे बेस्ट है भाई। और अगर मैं बात करूं इन जनरल सीक्वल्स की तो सीक्वल्स की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एंडिंग को बहुत सेटिस्फाइंग रखना, जहां पे बहुत सारी फ्रेंचाइजीज फेल मार जाती हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स को ले लो, सीजन 1 से सीजन 6 तक क्या शानदार जाती है वो सीरीज और जैसे ही सीरीज का क्लाइमैक्स आ जाता है वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। लेकिन ये गेम ऑफ थ्रोन्स वाली चीज नहीं है। दिस इज रादर लाइक अ ब्रेकिंग बैड। Goddamn right. जहाँ पर हमारा वॉल्टर वाइट वो सारी चीज़ें कर पाता है जो उसने सोची हुई थी और एक सैड एंडिंग को प्राप्त हो जाता है। वैसे ही धुरंधर द रिवेंज में भी हमारा जो मेन कैरेक्टर है हमजा अली मज़ारी वो उन सारी चीज़ों को कर देता है जो उसने सोची हुई होती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट हैज़ कॉस्ट हिम हिज फैमिली। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फिलॉसफीज जो हैं वो कॉपीड हैं। मैं सिनेमा लवर होने के नाते इन पैरेलल्स को मैं कैसे ड्रॉ कर पा रहा हूँ सिर्फ उस बात को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। You're goddamn right. धुरंधर 2 जैसी जो फिल्में हैं ये तब पॉसिबल हो पाती हैं जब पूरी की पूरी ऑन्सेम्बल, चाहे वो ऑन द स्क्रीन हो चाहे वो ऑफ द स्क्रीन हो, एक्टर्स, मेकअप आर्टिस्ट, आर्ट डायरेक्टर्स, एक्शन डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर से लेके बहुत सारी जो ऑन्सेम्बल होती है वो पूरी सिनर्जी के साथ अपना पूरा 100% जब झोंक देते हैं तब जाके ऐसी फिल्म निकलती है। तो ओवरऑल इस फिल्म के किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी सदस्य ने फेल नहीं किया है। डायरेक्टर ने डायरेक्शन नहीं भूली है, म्यूजिक डायरेक्टर ने म्यूजिक नहीं भूला है, आर्ट डायरेक्टर ने आर्ट डायरेक्शन नहीं भूला है, एक्शन कोरियोग्राफर ने एक्शन नहीं भूली है,
और एक्टर्स ने एक्टिंग नहीं भूली है। और इन सारी बातों का नतीजा ये है कि आग सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे नहीं लगी है। और धुरंधर 2 क्या फिल्म निकली है भाई। ये गोल्ड नहीं है, ये सिर्फ सादा सोना नहीं है, ये उस टाइप का सोना है जो आग से तप के बाहर निकलता है। इसकी चमक ही अलग है यार। और अगर मैं किसी एक डिपार्टमेंट को अगर पिक करूं जो सबसे बेहतरीन है इस फिल्म में, तो वो है कास्टिंग। भाई, अनडाउटेडली द कास्टिंग। भाई मुकेश छाबड़ा ने क्या कास्टिंग करी है यार। हर एक कैरेक्टर इतना रियलिस्टिक लगता है रियल लाइफ कैरेक्टर से। भाई मुकेश छाबड़ा के बदौलत क्या अलग लेवल का सीन चल रहा है। और उसी कास्टिंग में हर एक एक्टर जो है क्या परफॉर्मेंस डिलीवर करी है उन्होंने। कास्टिंग के बाद किसी और चीज़ की अगर मैं बात करूं जो अंडररेटेड है, वो है आर्ट डायरेक्टर्स और मेकअप आर्टिस्ट यार। भाई क्या हम एक मोमेंट ले सकते हैं मेकअप आर्टिस्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए। भाई गौरव गेरा जो हैं, जिन्होंने आलम सोडा का कैरेक्टर प्ले किया है, पहचान में ही नहीं आता है यार वो एक्टर। और क्या परफॉर्मेंस दिए उन्होंने, ज़बरदस्त भाई। और एक्टर्स की बात चल ही रही है तो यार मैं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि कैसे कोई भी सारा अर्जुन की तारीफ नहीं कर रहा है। क्या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने, मज़ा आ गया भाई, दिल जीत लिया उन्होंने। सच में उनमें बहुत काबिलियत है। शी इज सो केपेबल ऑफ डूइंग ऑल द ग्रेट स्टफ दैट द इंडस्ट्री हैज़ टू ऑफर। और अब बात करते हैं स्क्रीन प्ले की। भाई इस फिल्म का स्क्रीन प्ले ना मतलब अलग ही लेवल पे शानदार है यार। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि कैसे स्टोरी जो होती है फिल्म की बैकबोन होती है। बात सही है, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर स्टोरी बैकबोन है, स्टोरी अगर बॉडी है फिल्म की, तो स्क्रीन प्ले उसी बॉडी की एक आत्मा है। बगैर स्क्रीन प्ले पे आप कुछ भी ढंग का नहीं कर सकते। भले आपकी स्टोरी में जितना दम हो, एक अच्छे से स्क्रीन प्ले के बगैर वो पर्दे पे ठीक से उभर नहीं पाएगी। मोटा मोटी मैं आपको एक बात बता दूं कि स्टोरी ये है, कैरेक्टर आता है, दूसरे कैरेक्टर से मिलता है, फिर तीसरे कैरेक्टर से मिलता है, ऐसे स्टोरी जा रही है। अब स्क्रीन प्ले में ये डिटरमाइन होगा कि हमें किस सीक्वेंस में दिखाना है, किस ड्यूरेशन पे क्या होगा। मेन कैरेक्टर जो है कैरेक्टर 1 से पहले मिलेगा या 2 से मिलेगा। स्क्रीन प्ले के अगर एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के बारे में अगर मैं बात करूं इसी फिल्म के एक सीन के ज़रिए, तो वो होगा कि कैसे गौरव गेरा के कैरेक्टर को, यानी आलम सोडा के कैरेक्टर को हमारा हमजा मार देता है और उसकी रिवीलिंग थोड़ी देर बाद होती है। यार इट वॉज ऑल द पार्ट ऑफ द प्लान। यार इतनी वेल रिटन और इतनी टाइट रिटन इसकी स्क्रीन प्ले है ना कि मज़ा आ जाता है। स्क्रीन प्ले का ही वो काम होता है कि ऑडियंस स्क्रीन के साथ बंधी रहे, और ख़ास करके ऐसे जनरेशन के लिए जो अपने फ़ोन से चिपकी हुई रहती है, जिनका अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है कि वो 1.5 मिनट से ज़्यादा कोई रील भी नहीं ढंग से देख पाते हैं, सीधे स्क्रॉल ही कर देते हैं। ऐसी जनरेशन को आपने बिठा रखा 4 घंटों के लिए, तशरीफ चेयर से और निगाहें स्क्रीन से चिपकी हुई रहती हैं 4 घंटों तक। भाई ये काम अलग लेवल है यार। स्क्रीन प्ले के लेवल की अगर मैं बात करूं तो आप मुझसे पूछेंगे कि और कौन सी ऐसी फिल्में हैं जिनमें स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, तो मुझे याद आती हैं हैरी पॉटर की पूरी फ्रेंचाइजी। अगर मैं उनमें से भी डिटेल में फोर्स करके पिक करूं तो 2 पार्ट नज़र आते हैं। एक है चेंबर ऑफ सीक्रेट्स, दूसरा हो गया अपना ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स। ज़बरदस्त स्क्रीन प्ले है। इसके अलावा अगर मैं पिक करूं तो जेम्स बॉन्ड सीरीज़ की कैसीनो रॉयल है, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, एनिमल और कबीर सिंह। ये सारी वो फिल्में हैं जिसे देखते हुए आदमी एक पलक भी नहीं झपकाता है। इतनी वेल रिटन स्क्रिप्ट है, इतनी वेल रिटन स्क्रीन प्ले है इन फिल्मों की, ये फिल्म उन्हें भी पछाड़ देती है। मैं बिल्कुल भी एक्सैजरेट नहीं कर रहा हूँ जब मैं कहता हूँ कि ये फिल्म धुरंधर द रिवेंज जो है इन सारी फिल्मों को पछाड़ के आगे निकल जाती है, क्योंकि वो सारी फिल्में जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2, 2.5 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटों की हैं। यहाँ पे तो भाई ये फिल्म 4 घंटों की है। 4 घंटों के लिए आदमी एक पल, एक क्षण और एक लम्हे के लिए भी टस से मस नहीं होता है, पूरी तरीके से चिपका होता है स्क्रीन पे। और स्टोरी की अगर मैं बात करूँ तो देखो यार, ये आज़ादी ना हमें मुफ्त की मिली है और ना ही ये सांसें हमें मुफ्त की मिली हुई हैं, और इसके पीछे लगी हुई हैं हमारे ही इंडियन मिलिट्री के जवानों की मेहनत, ताकत और शहादत। और उनमें से कई सारे ऐसे होते हैं जो अपनी पहचान छुपाकर, अपने ज़िंदगी को दांव पे लगाकर, अपने ज़िंदगी को देश के लिए समर्पित करके
दुश्मन के देश में दाखिल होते हैं, वहाँ की इंटेलिजेंस यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं ताकि दुश्मन के मंसूबे कामयाब ना हो, और ये स्पाइज अननोन गनमैन कहलाते हैं। ऐसे ही अननोन गनमैन के बहुत सारे स्टोरीज को निचोड़ के एक स्पाई बना देती है ये फिल्म, जिसका नाम है हमजा अली मुजारी। और इस पूरे के पूरे स्टोरी में इतने अच्छे से ट्विस्ट एंड टर्न्स डाले गए हैं कि क्या ही बताएं यार। मुझे मैं कोई कॉपी का आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं पैरेलल्स ज़रूर ड्रॉ कर पा रहा हूँ हैरी पॉटर यूनिवर्स में। जैसे स्नेप का कैरेक्टर अनफोल्ड होता है लास्ट में, कि कैसे वो पहले से हैरी के लिए ही मदद कर रहा था, उसका जो प्यार है लिली के तरफ, उसने उसे हैरी के लिए बांध रखा। वो पहले से ही डंबलडोर के आदेश पर हैरी के लिए मदद कर रहा होता है बिहाइंड द सीन्स। और मुझे स्नेप और इस फिल्म के जमील जमाली बहुत सिमिलर दिखते हैं। क्या ट्विस्ट था यार। मैं ये बिल्कुल भी आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि ये कॉपीड है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखा गया है यार इस ट्विस्ट एंड टर्न को इस फिल्म में। मिस्टर राकेश बेदी ने अपने करियर की सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दे डाली है इस फिल्म में। शानदार भाई, स्पेशली वो जो ट्विस्ट था, हैट्स ऑफ। फ्रॉम मर्द को दर्द नहीं होता टू सेइंग जहाँ मर्द है वहाँ दर्द, इंडियन सिनेमा मैच्योर। और ये पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी ही अनप्लान्ड थी। मेकर्स ने सिर्फ धुरंधर जो पहले रिलीज हुई थी उसे प्लान किया था, लेकिन ये तो हम सबको पता है कि उनके पास इतना एक्सेसिव कंटेंट अवेलेबल था कि उन्हें इवेंचुअली एक सीक्वल की तरफ जाना ही पड़ा। और मेरी ये थ्योरी है यार, आपके पास जब एक्स्ट्रा फुटेज होता है ना, आपने बहुत कुछ शूट कर रखा होता है, जैसे कि एनिमल के साथ हुआ था। 4.5 घंटे की फिल्म है शायद वो। ओरिजिनली प्रोड्यूसर जो हैं, जो टी सीरीज वाले हैं, उन्होंने डीप कट्स लगवाए हैं वहाँ पे। अब जब आप ऐसी बड़ी फाइनलाइज्ड लेंथ जो होती है, ऑलरेडी फाइनलाइज्ड हो चुके हैं, उसके बाद अगर आप कट्स लगाते हैं उसमें बहुत कंडेंस्ड हो जाती है और भाई स्क्रीन प्ले और निखर कर आती है। एनिमल भी इसी चीज़ का रिजल्ट था और धुरंधर भी मुझे वही चीज़ लगती है यार। बहुत ही कंडेंस हो चुके हैं इसकी स्क्रीन प्ले सीक्वल पे आते आते। यार मैं कह रहा हूँ धुरंधर और एनिमल, इन दो फिल्मों की या फ्रेंचाइजी की जो स्क्रीन प्लेज हैं, इन्हें फिल्म स्कूल में पढ़ाना चाहिए। क्या वेल रिटन है। अब हम लोग अगर बात करें म्यूजिक डायरेक्शन के बारे में, तो शाश्वत सचदेव ने क्या बेहतरीन काम किया है यार। पार्ट 1 से लेके पार्ट 2 तक जबरदस्त भाई। हाँ, हालांकि हमारा थोड़ा बहुत वेटेज और इंक्लिनेशन पार्ट 1 की तरफ हो सकता है, लेकिन पार्ट 2 में भी कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं है यार। मुझे उनका डिसीजन बहुत अच्छा लगा है कि भाई पुराने गानों को ले लो, उसमें नया तड़का डालो, नया इंग्लिश का तड़का डालो, नया म्यूजिक दे दो। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि मॉडर्न टाइम्स में लिरिक्स की क्वालिटी की बहुत ही कमी हो चुकी है। लिरिक्स का अकाल पड़ा हुआ है। हमें आइदर बहुत ही बेहुदे रिमिक्सेस मिलते हैं, या फिर नए अगर ट्रैक्स हैं तो बहुत ही बेकार सी लिरिक्स होती है यार उस गाने की। हे मिस्टर कैकर, आई एम टॉकिंग अबाउट यू, आर यू टेकिंग द नोट्स? तो चलो यार, अभी हम आ जाते हैं इस फिल्म के थोड़े बहुत कंट्रोवर्शियल पार्ट पे, जहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा सर्व करती है। मैं आपको एक सीधी सी बात बता देता हूँ, आप इंडियन फिल्म हिस्ट्री में रैंडमली कोई भी फिल्म उठा लेना और देखना कि वो फिल्म प्रोपेगेंडा से फ्री है। आपको ऐसी फिल्म मिलेगी ही नहीं। आप संजू, राजी, चक दे इंडिया, तमाम फिल्म देख ली, हैदर देख लीजिए, तमाम फिल्म देख लो यार, सब में भर भर के प्रोपेगेंडा मिलेगा। कहीं पे किसी क्रिमिनल को वाइट वॉश किया जा रहा है, या फिर कहीं पे आर्मी को ही गलत साबित करने में लगे हुए हैं। मैं सिंपल सी एक बात आपको बता देता हूँ, जिस टाइप का क्रिएटर है, जैसी उसकी अपब्रिंगिंग है, जैसे उसके एक्सपीरियंस रह चुके हैं, उस हिसाब से उसकी पॉलिटिकल लीनिंग जिस तरफ की है, वो उसके आर्ट फॉर्म में दिखना ही दिखना है। आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। और स्पेसिफिकली जब मैं बात करूं आदित्य धर की, तो वो एक कश्मीरी पंडित रह चुके हैं। इज अ कश्मीरी पंडित जिन्हें मौत होकर दिल्ली में आना पड़ा था उनकी पूरी फैमिली को। और अब प्रेजेंट में जो रूलिंग पार्टी है, उन्होंने ऐसे डिसीजंस लिए लाइक एब्रोगेटिंग द आर्टिकल 370, जिसके बदौलत कश्मीरियों को, कश्मीरी पंडितों को उनका पूरा हक वापस मिल चुका है। तो क्या वो नहीं करेंगे? मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई ना
पक्ष के साथ हूँ ना विपक्ष के साथ हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं आता है। मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं सिर्फ़ आपको एक साइकोलॉजी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी क्रिएटर जो होता है, उसकी आइडियोलॉजी हमें उसके क्रिएटिव आर्ट फॉर्म में दिख ही जाती है।